मेरे प्यारे शिक्षार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर कविता सिंह। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज मैं कक्षा 9th को हिंदी में मैथिली शरण गुप्त पढ़ाने जा रही हूँ, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त, और पाठ का नाम है पंचवटी। आप ये बहुत अच्छे से देख रहे होंगे बेटा, है ना, कि ये पंचवटी है और ये मैथिली शरण गुप्त की छवि है ना। सादा जीवन उच्च विचार के प्रतीक थे। द्विवेदी युग के ये बहुत बड़े अच्छे कवि थे, है ना। सर्वोपरि कवियों में इनका नाम गिना जाता है। और ये पंचवटी है ना, ये मैथिली शरण गुप्त बेटा। तो इस तरह से जो है ये इन्हीं का पाठ जो पंचवटी है वो मैं पढ़ाऊंगी। उससे पहले मैं आपको इनका जीवन परिचय बता दूं, जिससे कि आप उस पृष्ठभूमि में इनकी कविता को अच्छे तरह से समझ सकें। जीवन परिचय बेटा इनका क्या है। इनका जन्म 1886 ईस्वी में हुआ था। पिता का नाम श्री रामचरण कनकने था। माता श्रीमती काशीबाई थी और अपनी ये तीसरी संतान थे बेटा। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के झांसी चिरगांव में हुआ था और माता और पिता दोनों ही वैष्णव थे, हिंदू धर्म को मानने वाले थे, भगवान विष्णु की पूजा करते थे। उनसे संबंधित जो भी आदर्श हैं, सिद्धांत हैं, उनका पालन करते हुए उनको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते थे और उसका ही गहन प्रभाव बालक मैथिली शरण गुप्त के ऊपर पड़ा था, जिसको कि उन्होंने अपनी कविता में बड़ी ही सुंदरता से प्रकट किया है, अभिव्यक्त किया है और वैष्णव सिद्धांतों का अपने जीवन में पालन भी किया है ना। और इन्हें क्या है बेटा, हिंदी, बंगला, संस्कृत साहित्य का इन्होंने अध्ययन किया था, स्वाध्याय किया था। इन सब में मुंशी अजमेरी जी ने उनका मार्गदर्शन किया था, पथ प्रशस्त किया था, है ना। उनको दिशा निर्देश दिए थे, उनकी सहायता करी थी। और 12 वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने ब्रज भाषा में कनकलता नाम से कविता रचना प्रारंभ कर दिया था बेटा। द्विवेदी युग के पहले, द्विवेदी युग का समय है बेटा 1900 से 1920 तक, 1820 अनुमानता ऐसा माना जाता है। तो इससे पहले जो भारतेंदु युग था बेटा 1850 से लेकर के 1900 तक, उसमें काव्य की भाषा ब्रज भाषा थी। कविता जितनी लिखी जाती थी वो ब्रज भाषा में लिखी जाती थी और गद्य में जो है वो धीरे धीरे खड़ी बोली का प्रयोग होने लगा था। लेकिन मैथिली शरण गुप्त ने जो है वो खड़ी बोली को अपनी कविता का विषय बनाया, लेकिन शुरुआती दौर में वो ब्रज भाषा में कनक लता नाम से जो है वो अपनी कविताएं रचते थे। और वो महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिनके नाम पर द्विवेदी युग पड़ा, जिन्होंने सरस्वती नामक मासिक हिंदी पत्रिका का संपादक 1902-03 से लेकर के 1920 तक के किया, जिन्होंने हिंदी भाषा का बहुत ही परिष्कार, परिमार्जन और शुद्ध भाषा करी हिंदी को, हिंदी खड़ी बोली को। तो उन्हीं के मार्गनिर्देशन में इन्होंने खड़ी बोली में रचना प्रारंभ कर दी। इसलिए महावीर प्रसाद द्विवेदी एक तरह से उनके साहित्यिक गुरु थे, संपर्क में आए, मतलब उनकी समीपता में आए और उनकी पत्र जो है सरस्वती में प्रकाशित होना प्रारंभ हो गई। सबसे पहला इनका जो काव्य संग्रह था जिसमें इन्होंने अपनी कविताएं रची, मैथिली शरण गुप्त, उसका नाम रंग में भंग था। फिर दूसरा बेटा जयद्रथवत प्रकाशित हुआ और 1912-13 में राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत भारत भारती का प्रकाशन किया। भारत भारती वाकई राष्ट्रीय चेतना से युक्त बहुत सुंदर काव्य संग्रह है और इसकी कविताएं जो हैं वो स्वतंत्रता आंदोलन के समय में जन जन के मुख पर थीं। तो इस तरह से महावीर प्रसाद मैथिली शरण गुप्त की जो कीर्ति जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। पहले महावीर प्रसाद द्विवेदी का मार्गनिर्देशन उन्हें प्राप्त हुआ खड़ी बोली में कविता रचने के लिए। फिर धीरे धीरे वो इस काव्य रचना में निपुण होते गए, सिद्धहस्त होते गए और उनकी लोकप्रियता, उनकी प्रसिद्धि सर्वत्र सब जगह जो है वो फैल गई, प्रसारित हो गई। और फिर 16-17 में महाकाव्य साकेत उन्होंने रचना प्रारंभ किया, है ना, प्रारंभ किया महाकाव्य, जो हमने जैसा भी आपको पहले पिछली कक्षाओं में भी बता चुके हैं और इस बार भी बता रहे हैं कि साहित्य के क्या है बेटा, गद्य और पद्य दो भेद होते हैं। पद्य में जो है वो बेटा, पद्य में भी क्या कहते हैं, प्रबंध काव्य और खंड काव्य। प्रबंध काव्य के अंतर्गत ही महाकाव्य आता है, जिसमें किसी इतिहास प्रसिद्ध, पुराण प्रसिद्ध, जन प्रसिद्ध नायक को लेकर के उसके जीवन का संपूर्ण विवरण दिया जाता है और उसमें आपस में
पूर्वा पर संबंध रहता है तो वो महाकाव्य कहलाता है। उसकी रचना शुरू की और उर्मिला के प्रति उपेक्षा भाव, जो उर्मिला जो लक्ष्मण जी की पत्नी थी उनके प्रति जो लोगों का नगण्यता का भाव था, महत्वहीनता का जो भाव था, तो उस महत्वहीनता के भाव को कम करके उन्हें क्या है बेटा एक महत्वपूर्ण आसन पर बैठाया। इससे उनका नारी के प्रति दृष्टिकोण, नारी के प्रति सम्मान भी प्रकट होता है। और साथ ही साथ क्योंकि वो साहित्य के क्षेत्र में प्रवेश कर रहे थे तो उन्होंने प्रेस की स्थापना कर अपनी पुस्तकें छापी। साकेत तथा पंचवटी आदि ग्रंथ जो है वो उन्होंने 1931 में पूर्ण किए। पंचवटी जो शीर्षक है ये एक खंड काव्य है, जैसा कि हमने बताया है ना कि प्रबंध काव्य के दो भेद, महाकाव्य, खंड काव्य। खंड काव्य स्पष्ट है कि जो नायक है उसके एक चरित्र या घटना के जीवन से संबंधित एक हिस्से को लेकर के ही वो उस काव्य की रचना की जाती है, वो खंड काव्य कहलाता है। तो पंचवटी एक खंड काव्य है और इन्होंने 31वें सन में पूर्ण कर दिया। और इसी समय क्या है वो गांधी जी के संपर्क में आए, साथ में आए। और यशोधरा जिसमें महात्मा बुद्ध की पत्नी जो गौतम बुद्ध जो बुद्ध धर्म के प्रवर्तक थे उनकी पत्नी को केंद्र बिंदु बना करके यशोधरा नामक रचना लिखी। और गांधी जी ने ही उन्हें क्या है बेटा राष्ट्र कवि की संज्ञा से प्रदान की। भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम और राष्ट्र के प्रति स्नेह के कारण ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि प्रदान कर दी। और फिर क्या है बेटा इसी से महात्मा गांधी से प्रभावित होकर उन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लेने के कारण गिरफ्तार हुए, लेकिन उन पर कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ। तो 7 महीने बाद क्या है बेटा उन्हें छोड़ दिया गया। पहले झांसी जेल ले जाया गया था, फिर आगरा, लेकिन कोई भी उनके ऊपर आरोप दोष सिद्ध नहीं हुआ और छोड़ दिया गया। आगरा विश्वविद्यालय ने बेटा उन्हें डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया। डीलिट डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर जो साहित्य की सबसे उच्च उपाधि है ना, उस उपाधि से, उस सम्मान से इन्हें क्या किया बेटा विभूषित किया। ये 12 साल तक 1952 से 64 तक राज्यसभा के मनोनीत तत्कालीन राष्ट्रपति ने इन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया, नियुक्त किया। भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण जो क्या है बेटा जो सैनिक सम्मान से अलग जो नागरिक सम्मान होते हैं उनमें पद्म विभूषण, पद्मश्री, पद्म भूषण आदि बहुत उच्च सम्मान माने जाते हैं, तो उन्हें पद्म विभूषण से भी क्या किया आदृत किया। और राजेंद्र प्रसाद ने उन्हें एक सम्मान ग्रंथ, अभिनंदन ग्रंथ भी क्या किया बेटा भेंट किया। हिंदू विश्वविद्यालय के द्वारा, उधर आगरा विश्वविद्यालय, इधर हिंदू विश्वविद्यालय के द्वारा उन्हें वही डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर दिया गया। चिरगांव में उन्होंने एक पुनः साहित्य सदन, झांसी में भी किया, एक प्रेस की स्थापना की। चिरगांव जहां पे उनका जन्म स्थान था वहां साहित्य सदन से एक प्रेस शुरू की। और झांसी में ये जो है ना मानस मुद्रण की स्थापना की, जिससे उनकी साहित्यिक रचनाएं छपती रहे, अन्य साहित्यकारों को भी सहयोग मिलता रहे। 63 में सियाराम शरण गुप्त का क्या हो गया निधन हो गया, मृत्यु हो गई। और अपूर्णनीय जिसका को पूरा ना किया जा सके ऐसा उन्हें एक धक्का लगा। और 64 में क्या है ये खुद भी मैथिली शरण गुप्त का देहावसान क्या है बेटा 1964 में दिल का दौरा पड़ने से हो गया। और 78 वर्ष की आयु में जब ये इनकी मृत्यु हुई तो 78 वर्ष की थी। इन्होंने 2 महाकाव्य लिखे, ये 2 महाकाव्य आप देख रहे हो। 19-20 करीब खंड काव्य, काव्य गीत, काव्य शैलियों के जितने प्रकार थे उसमें उन्होंने अपनी कविताओं की रचना की और अपनी साहित्यिक प्रतिभा का क्या किया बेटा विस्तार किया, प्रगति की। और उनके काव्य क्या थे बेटा राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्र के प्रति प्रेम, सजगता, धार्मिक भावना, हिंदू धर्म और संस्कृति से बहुत अधिक प्रभावित। और इसीलिए मानवीय उत्थान मतलब प्रगति, प्रतिबिंबित मतलब झलकता है। इसीलिए उनके काव्य में मनुष्य की उन्नति, मनुष्य ही केंद्र है और मनुष्य की उन्नति करना ही उनका क्या था बेटा लक्ष्य था। और इसीलिए वो मानववादी, नैतिक और सांस्कृतिक काव्यधारा के विशिष्ट कवि कहे जाते हैं, क्योंकि मानव की उन्नति करते थे, अच्छाइयों में विश्वास करते थे। भारतीय संस्कृति मतलब धर्म, दर्शन, आचार, विचार, कला जो भी है ना, उन सब में विश्वास करके उन्हीं को अपनी काव्य का विषय बनाया, इसलिए विशेष कवि कहे जाते हैं। और हिंदी में लेखन आरंभ करने से पूर्व ब्रज भाषा में उधर कनकलता से और रसकेंद्र 2 उपनामों से वो ब्रज भाषा में रचना करते थे। और जब ब्रज भाषा में रचना करते थे तो उनके छंद बेटा क्या होते थे, दोहा, चौपाई, छप्पे आदि थे। और 4-5 जब 1904-5 के बीच में जब उन्होंने कविता प्रारंभ की थी तो जाति संबंधी जो पत्र पत्रिकाएं जैसे वैश्योपकारक जो कलकत्ता से निकलती थी, वेंकटेश्वर जो मुंबई से निकलती थी, मोहिनी जो कन्नौज, इन सब में उनकी क्या है बेटा
कविताएं प्रकाशित होती थीं और फिर हिंदी में जो है उनकी कविताएं इंदु नामक पत्रिका, प्रताप और प्रभा, जो उस समय की बहुत महत्वपूर्ण पत्रिकाएं थीं। सरस्वती तो थी ही, उसके पश्चात ये तीनों पत्रिकाएं भी बहुत महत्वपूर्ण थी, उसमें इनकी रचनाएं प्रकाशित होती थी। आशा है आपको ये उनका जीवन परिचय अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं बेटा उनकी भाषा शैली पे। जैसा कि हमने बताया कि आरंभ में उन्होंने ब्रज भाषा में, लेकिन वो बहुत आरंभिक काल था, उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे क्या है बेटा, साहित्यिक रूप, खड़ी बोली का साहित्यिक रूप अपनाया। साहित्यिक रूप क्या है, जिसमें बेटा हम रस, छंद, अलंकार, शब्द शक्ति इन सब से विभूषित करके उस भाषा में रचना करते हैं, तो वो साहित्यिक रूप कहलाता है। और फिर क्या है बेटा, जो खड़ी बोली का साहित्यिक रूप है उसमें उनकी भाषा कैसी है बेटा, उसमें मिठास है, भाव बहुत जल्दी जल्दी अभिव्यक्त होते हैं। ऐसा नहीं है, भावों की तीव्रता का मतलब ये है कि उनका भाषा के ऊपर पूर्णतः अधिकार था, तो उनके मन में जो भाव आते थे उसको वो बहुत ही सरलता से, सुंदरता से, आसानी से अपनी कविता में प्रयुक्त कर देते थे, अपनी कविता में कह देते थे। और इन शब्दों का जो प्रयोग किया गया है वो अद्भुत है, विलक्षण है, और गंभीर से गंभीर विषय भी, जैसे ये जो पंचवटी पाठ हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, इसमें प्रकृति की सुंदरता, लक्ष्मण जी का सेवा त्याग, इन सब गंभीर विषयों को भी उन्होंने बहुत सरल शब्दों में प्रकट कर दिया है। तो यही सुंदर और सरल शब्दों में प्रस्तुत करने में, प्रकट करने में सिद्धहस्त थे, निपुण थे, है ना। और अपनी भाषा में लोकोक्तियों और मुहावरों का प्रयोग करके उसमें क्या है, अर्थ गंभीरता भर देते थे, है ना, अर्थ को बहुत अधिक व्यापक बना देते थे। गागर में सागर भरने की क्षमता जो है वो मुहावरों और लोकोक्तियों के प्रयोग करने से आ गई है, इसलिए उनकी भाषा जीवंत लगती है। जीवंत मतलब सचेत लगती है, सरस लगती है, नीरस नहीं लगती। आप उनकी कविता पढ़ोगे तो आपके जिन भावों को प्रकट कर रहे हैं उन भावों से आप क्या है, भर जाओगे, वो भाव आपके अंदर प्रकट होने लगेंगे। और इस तरह उन्होंने प्रबंधकार लिखा, प्रबंधकार थे क्योंकि उन्होंने महाकाव्य लिखा, प्रबंध काव्य लिखे, खंड काव्य लिखा तो भी प्रबंध काव्य है। मूलतः जो है वो आधार उनका क्या था काव्य लिखने का, प्रबंध, लेकिन प्रबंध के साथ साथ उन्होंने मुक्तक कविताएं भी लिखी है। मुक्तक कविताएं बेटा जो वह होती हैं, हम पहले भी आपको बता चुके हैं 9th क्लास में, है ना। और ये 5वां पाठ है, इसमें भी बता रहे हैं कि जिसमें किसी एक भाव को लेकर के कविता रची जाती है और उसके पहले के पंक्तियों में और बाद की पंक्तियों में कोई पूर्वापर संबंध नहीं होता है, भावों की तीव्रता होती है। तो इस तरह से ये मुक्तक है। गीति काव्य, जिस काव्य में जो है गायन की प्रधानता होती है, व्यक्ति जो है, कवि जो है वो अपनी अनुभूतियों को प्रधानता देता है, तो वो गीति काव्य कहलाता है। गीति नाट्य बेटा जिसमें नाटक के तत्वों को लेकर के काव्य रचना की जाती है और उसमें जो पात्र होते हैं वो गा करके ही अपने भावों को प्रकट करते हैं। इस तरह से ये क्या हो गया बेटा, गीति नाट्य हो गए। और पत्रावली शैली में भी उन्होंने अपनी काव्य रचना की है। आया समझ में, पत्रावली, इसमें उनकी 7 कविताएं संकलित हैं। तो ये एक नवीन तरह की शैली थी, काव्य शैली थी, है ना। पत्र शैली में उन्होंने अपनी रचनाएं की और इस तरह उनकी शैली जो है, ये जितनी, एक तो भाषा साहित्यिक थी, फिर जितनी काव्य शैली थी, प्रबंध काव्य, खंड काव्य, मुक्तक काव्य, गीति नाट्य, ये जो क्या है बेटा, ये काव्य शैलियां हैं। और उनकी शैली में गेयता है, क्योंकि गीत की प्रधानता है, तो ये गेयता है, इनको गाया जा सकता है। प्रवाहमयता है, एक धारा प्रवाह है, उसमें कहीं अवरोध नहीं है, व्यवधान नहीं है। और वही क्या है, संगीतात्मकता भी मौजूद है, जिससे वो सुनने में, पढ़ने में मधुर लगती हैं, उनमें मिठास, बहुत अधिक मिठास है। आशा है आपको भाषा शैली के बाद अब उनकी रचनाओं से हम आपको परिचित करा देते हैं। महाकाव्य, जैसा हमने बताया, उनका नाम साकेत यशोधरा। ये जो हम आपको बता रहे हैं ये आपको हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास में भी बहुत काम आएगा, इसलिए मैं उनका जीवन परिचय और रचनाएं, भाषा शैली इतने विस्तार से बता रही हूँ, जो कि आपको हिंदी साहित्य का इतिहास अलग से नहीं पढ़ना होगा। मैथिली शरण गुप्त से संबंधित हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास आपको इसी से मिल जाएगा। फिर ये खंड काव्य बेटा, पंचवटी, जयद्रथवत आदि, करीब करीब उन्होंने 19-20 खंड काव्य लिखे। गीति काव्य में जैसा कि हमने बताया, व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत अनुभूति, जो हम आत्म अनुभूति, जो हम खुद अनुभव करते हैं, स्वयं अनुभव करते हैं, उसका प्रकाशन किया गया, प्रकटीकरण किया गया है। और जिसके
जिसके कारण उनके काव्य में अपनी विशेषता, जो व्यक्ति लिख रहा है उसके भावों की विशेषता, अपनी विशेषता, जो मन में विचार हो रहे हैं वो बड़ी तेजी से आते हैं, गीति काव्य की विशेषता होती है। और संवेदना की हार्दिकता, हृदय से भाव निकलते हैं, भावों की एकता होती है, किसी एक भाव को लेकर के ही गीति काव्य लिखा जाता है, उसका प्रसंग जो है वो एक ही होता है। और अनुभूति, अनुभव करने में और प्रकट करने में एक रूपता पाई जाती है, एक है झंकार और कुणाल, इनके क्या है बेटा, गीति काव्य है। गीति नाट्य, जैसा हमने बताया, गीति नाट्य का उदाहरण अनग है ना, गीतात्मक भाषा वाले संगीतपूर्ण नाटकों को गीति नाट्य कहा जाता है। उसमें संपूर्ण नाटक गीतों के माध्यम से प्रस्तुत है, पात्रों का अभिनय गीतों के भावानुरूप, जैसा गीत में भाव होता है, अगर शौर्य है, पराक्रम है, स्नेह है, श्रृंगार है ना, जो कुछ भी भाव हैं, जितने रस हैं, उनके अनुरूप ही भाव आते हैं, उन्हीं भावों के अनुसार जो है वो पात्र अपनी भूमिका अदा करता चलता है। चंपू काव्य, जिसमें गद्य और पद्य दोनों प्रयोग किया जाता है, दोनों का मिश्रण होता है ना, ये श्रव्य काव्य, इसको सुना जाता है, तो इसी को क्या कहते हैं बेटा, और यशोधरा इनका चंपू काव्य है। तो ये इनकी हो गई रचनाएं बेटा। अब हम आते हैं इनकी काव्यगत विशेषताओं पे बेटा। इनकी काव्य में किन भावों को लेकर के, किन प्रवृत्तियों को लेकर के, किन गुणों को लेकर के जो अपनी रचनाएं की हैं, तो चाहे मैथिली शरण गुप्त की कविता के भाव आए, चाहे प्रवृत्तियां आए, चाहे विशेषताएं आए, चाहे गुण आए, वो एक ही बात है। तो उनको लेकर के, उनके बारे में हम बता रहे हैं। और ये एक ही है कि क्वेश्चन, प्रश्न किसी तरह से भी पूछा जाए, लेकिन उसका उत्तर क्या है, विशेषताएं आए, प्रवृत्तियां आए, गुण आए, है ना, उनके काव्य की, तो आप ये लोक संग्रही कवि थे। लोक संग्रही मतलब जनमानस के कवि थे, एक एक जन को लेकर के उसकी भावनाओं को प्रकट करने की कोशिश इन्होंने अपनी कविताओं में की है, इसलिए वो लोक संग्रही कवि हो गए। और युग की समस्याएं, युग की समस्याएं, सबसे बड़ी समस्या क्या थी, पराधीनता, देश के प्रति प्रेम, विदेशी शासक को हटाना। तो ये जो युग की समस्याएं थी, स्त्री को सम्मान देना, सभी धर्मों में समन्वय होना, सबका आदर करना, ये जो युग की समस्याएं थी, उनको इन्होंने अपनी कविता में विशेष रूप से क्या है, स्थान दिया है, उसके प्रति विशेष रूप से संवेदनशील रहे हैं, भावुक रहे हैं, इसीलिए उन्होंने उनको अपनी कविता में इन विषयों को स्थान दिया है। वैष्णव भावना से परिपोषित था, बिल्कुल पुष्ट था, सशक्त था। वैष्णव के जो आदर्श हैं, आया समझ में, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वधर्म संभाव, ये जो था, ये जो बिल्कुल उसके आदर्श विचार हैं, उन आदर्श विचारों को इन्होंने अपनी कविता में उतारा है। उस समय के जो महान स्वतंत्रता सेनानी थे, चाहे लाला लाजपत राय हों, चाहे तिलक हो, चाहे पाल हों, गणेश शंकर विद्यार्थी जो बहुत ही उच्च कोटि के पत्रकार थे, है ना, देशभक्त थे, मदन मोहन मालवीय जिन्होंने क्या है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, विनोबा भावे जो कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के बहुत अनुपम, एक तरह से अनुपम उदाहरण थे, है ना, जिनका जीवन तो बिल्कुल सादा जीवन, उच्च विचार की पराकाष्ठा था, अपने लिए कुछ नहीं रखना, तेन त्यक्तेन भुज्यता के माध्यम से विनोबा भावे ने अपना जीवन जो है वो व्यतीत किया कि त्याग और सेवा ही उनके जीवन का सर्वोपरि था। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता थे ही जिनसे प्रभावित हुए। इन सब के कारण उनके काव्य में जो विशेषताएं आई, जो गुण आए, जो अच्छाइयाँ, जो आदर्श आए, वो क्या थे बेटा, राष्ट्रवाद को प्रधानता, गांधीवाद के सिद्धांत, सत्य और अहिंसा को, जो हमारा गौरवमय अतीत था। क्या था हमारा गौरवमय अतीत, वसुधैव कुटुंबकम, है ना, अयम निजम परो वेति गणनाम लघु चेतसाम उदारचरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम। तो ये जो पूरी वसुधा ही हमारे परिवार के समान है, यही जो गौरवमय अतीत था, उसको वो अपनी कविताओं में प्रस्तुत करते हैं। पारिवारिक जीवन, पंचवटी में क्या है बेटा, एक परिवार के आदर्श को लेकर के ही, जिसमें भाई भाई का प्रेम, है ना, एक स्त्री का सम्मान, तो ये पूरा जो एक पारिवारिक आदर्श है वो उन्होंने अपनी कविताओं में किया है। नारी का विशेष महत्व दिया है को, चाहे यशोधरा हो, चाहे उर्मिला हो, चाहे कैकेयी हो, चाहे माँ सीता हो, और पति से, चाहे साकेत में बेटा उर्मिला का अपने पति लक्ष्मण से वियोग था, यशोधरा में गौतम बुद्ध की पत्नी का गौतम बुद्ध से वियोग था, तो उनका विशेष रूप से चित्रण किया। और प्रबंध और मुक्तक हम आपको बता चुके हैं, दोनों में लेखन किया है। शब्द शक्तियाँ बेटा 3 प्रकार की होती हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, जिनके माध्यम से अपने काव्य को प्रकट किया जाता है, कविता लिखी जाती है, उसको सशक्त बनाया जाता है। और अलंकार, जिनके माध्यम से अपनी कविता को सजाया जाता है, उनका सक्षम, बिल्कुल
सही तरीके से, है ना, शक्तिशाली तरीके से उपयोग किया उन्होंने अपनी कविताओं में किया। और उनके काव्यगत विशेषताएं अगर आप एक लाइन में लिखना चाहो, है ना, तो क्या है, भव में नभ वैभव व्याप्त कराने आया, है ना, इस संसार में ही क्या कराने आया हूँ बेटा, आकाश। आकाश की विशेषता क्या है, अनंत है, उसका विस्तार अनंत है ना तो और आकाश क्या है, बहुत उच्च है। तो उन उच्च आदर्शों को इस संसार में ही, उस वैभव, आकाश की समृद्धि को, आकाश के सद्गुणों को, आकाश की अच्छाइयों को ही इस संसार में मैं व्याप्त कराने आया हूँ, फैलाने आया हूँ। और नर को, मनुष्य को ही ईश्वरीय गुणों से, दया से, कृपा से, स्नेह से, इन सारे गुणों से क्या है को प्राप्त कराने, गुणों से मनुष्य को ही ईश्वर बनाने आया हूँ। और इस पृथ्वी पर मैं स्वर्ग का संदेश नहीं लाया हूँ, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया, इस भूतल को ही स्वर्गिक अलौकिक गुणों से, दिव्य गुणों से क्या करने आया हूँ, युक्त करने आया हूँ। ये उनकी काव्यगत विशेषताओं का एक लाइन में बेटा ये उनका संदेश है, ये उनका सार है। अब बेटा हम आ जाते हैं संदर्भ और प्रसंग में कि जब हम संदर्भ लिखते हैं बेटा, पिछली कक्षाओं में भी हम बता चुके हैं, लेकिन हम फिर से आपको बता दे रहे हैं। संदर्भ में रचना का नाम, है ना, रचना का नाम पंचवटी, रचनाकार श्री मैथिली शरण गुप्त। अब प्रसंग में क्या है बेटा, रचनाकार इन प्रस्तुत पंक्तियों में किन भावों को प्रकट करना चाहता है, उसकी क्या अभिलाषा है, क्या इच्छा है ना, वो क्या कहना चाहता है, उनको उसकी भूमिका स्वरूप एक दो पंक्तियों में, फिर व्याख्या जो है, जो मूल प्रतिपाद्य है, काव्य है, उसका हम विस्तार करते हैं, उसको हम बताते हैं, व्यापक संदर्भों में वर्णन करते हैं। और काव्य सौंदर्य में क्या लिखते हैं बेटा, भाषा कैसी है, रस कौन सा है, छंद कौन सा है, और भाषा को कैसे सजाया गया, अलंकार और उससे संबंधित मिलती जुलती अगर कोई कविता होती है जिससे हमें पता चल जाता है कि हम इस काव्य को अच्छी तरह से समझ गए हैं, या ऐसी ही पंक्तियां और कवियों ने प्रकट की हैं जिससे उन पंक्तियों की महत्ता प्रकट होती है, तो वो भाव सामक के अंतर्गत आता है। संदर्भ अब इस कविता का क्या है, हमारी पाठ्यपुस्तक काव्यखंड के पंचवटी शीर्षक कविता से उद्धृत है, लिया गया है, मैथिली शरण गुप्त ने रचा है। ये खंड काव्य है और पंचवटी नामक पाठ है। प्रसंग में क्या है बेटा, प्रस्तुत पद में चांदनी रात का बहुत ही सुंदर वर्णन कवि ने किया है। कवि ने चांदनी रात में पंचवटी की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन किया है, जो कि वास्तव में बहुत ही प्रशंसनीय, सुंदर है ना। अब हम आते हैं पद्यांश, हम पढ़ते हैं। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवन और अंबर तल में, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झीम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। अब देखिए, जो हमने उनकी भाषा बताई थी कि माधुर्य है, गेयता है, संगीतात्मकता है ना, और साहित्यिक खड़ी बोली होती हुई भी उसमें सरसता है, सरलता है, उसका ये एकदम स्पष्ट उदाहरण आपको भाषा शैली का यहाँ पर मिल गया, है ना। अब हम एक एक शब्द का अर्थ बताते हैं, फिर पूरे का बताएंगे। चारु मतलब सुंदर, चंद्र मतलब चंद्रमा, चंचल मतलब अस्थिर, किरणें मतलब जो प्रकाश देती है ना, खेल रही है मतलब अटखेलियां कर रही हैं। कहाँ पर बेटा, जल में, है ना, पानी में, और थल में, भूमि में, पृथ्वी पर। जो सुंदर चंद्रमा की किरणें हैं वो कहाँ पर अटखेलियां कर रही हैं, भूमि पर और जल में, पानी में। स्वच्छ चांदनी कैसी, चंद्रमा का जो प्रकाश होता है वो चांदनी कहलाता है। स्वच्छ मतलब वो निर्मल है, बिछी हुई है मतलब फैली हुई है, अवनी मतलब पृथ्वी पर, और अंबर मतलब आकाश, है ना। तो चंद्रमा का जो प्रकाश है वो बहुत ही निर्मल है, और वो कहाँ पर फैला हुआ है, कहाँ पर व्याप्त है, पृथ्वी में, और आकाश में जो है वो पूरी तरह से फैला है, व्याप्त है, बहुत ही शीतल है और देखने में सुंदर लग रहा है। पुलक मतलब प्रसन्नता प्रकट कर रही है, अभिव्यक्त कर रही है धरती, है ना, पृथ्वी। हरित मतलब हरे भरे, तृण मतलब तिनके, नोक मतलब जो आगे से नुकीले हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि धरती जो है वो हरी भरी है, हरियाली है, उसमें हरितिमा है, उसमें घास जो लगी हुई है, घास में ऊपर का जो भाग होता है वो नुकीला होता है। तो धरती ऐसा लग रहा है मानो अपनी हरियाली के माध्यम से अपने मन की प्रसन्नता को प्रकट कर रही है। और फिर झीम रहे मतलब
झूम रहे हैं, हिल रहे हैं, है ना। तरु, तरु मतलब वृक्ष भी, मंद, मंद मतलब धीरे धीरे, पवन मतलब वायु के झोंकों से, झकोरों से, लहर से क्या है बेटा वृक्ष भी ऐसा लग रहा है कि मानो झूम रहे हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि बेटा हवा, धीरे धीरे हवा चल रही है जो कि बहुत ठंडी है, शीतल है, सुगंधित है, और चंद्रमा की चांदनी में जो है वो बहुत ही, सारी धरती बहुत सुंदर लग रही है। तो ऐसा लग रहा है कि मानो पृथ्वी को उन्होंने किसका रूप दे दिया, मानव का रूप दे दिया है। जैसे मानव क्रियाकलाप जब करता है, जैसे करता है, वैसे ही प्रकृति भी क्रियाकलाप कर रही है। तो जब प्रकृति के क्रियाकलापों की तुलना मानव के क्रियाकलापों से की जाती है तो वहाँ पर मानवीकरण अहंकार आ जाता है, और यहाँ पर मनुष्य का प्रकृति की सुंदरता के प्रति आकर्षण भी प्रकट किया गया है कि किस तरह चांदनी रात में सारी पृथ्वी जो है वो अत्यधिक सुंदर लग रही है। उसकी चंद्रमा की किरणें जो हैं वो जल और थल में, पानी और पृथ्वी में क्या है बेटा, ऐसा लग रहा है जब हवा चलती है तो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो अटखेलियाँ कर रही हैं उसकी चांदनी, क्योंकि हिलती डुलती हैं। और स्वच्छ चांदनी, निर्मल, बिल्कुल मल रहित, है ना, चांदनी जो है वो चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी और आकाश तल में फैला हुआ है, और पृथ्वी की हरियाली भी इस सुंदरता को देख करके क्या है बेटा, अपनी प्रसन्नता को प्रकट कर रही है। और वृक्ष भी क्या है, झूम रहे हैं, वो भी मस्त हैं इस सुंदरता से और इस शीतलता से। तो ये काव्यगत सौंदर्य बेटा, ये व्याख्या हो गई। अब हम काव्यगत सौंदर्य पर आते हैं। भाषा साहित्यिक, चित्रात्मक व भावनात्मक शैली। इसलिए चित्रात्मक है क्योंकि ऐसा आपको चांदनी रात का पूरा चित्र आपकी आंखों में, आंखों के सामने आ जाता है, और वो भाव, चांदनी रात की सुंदरता के भाव आपके मन में उठने लगते हैं। गुण क्या है बेटा, जब इसको पढ़ते हैं तो एक माधुर्य, एक मिठास आता है। प्रसाद है बेटा, ये सरलता से समझ में आ जा रहा है। रस, श्रृंगार है और शांत भी है। उपदेश भी दिया गया है और यहाँ पर सुंदरता का भी वर्णन है। प्रकृति रूपी, प्रकृति का जो है, प्रकृति की सुंदरता का भी वर्णन, इसलिए श्रृंगार रस है। छंद क्या है बेटा, मात्रिक है। मात्राओं को गिन करके जिन छंदों का निर्धारण किया जाता है वो मात्रिक छंद कहलाते हैं। पहले भी आपको पढ़ाया है। और 30 मात्राओं वाला, यहाँ हर उसमें क्या है, हर चरण में, प्रत्येक चरण में यहाँ पे आप गिनोगे तो 30 मात्रा, 30 30 30, तो यहाँ पर ये अलंकार क्या है बेटा, चारुचंद्र में, चंचल में, यहाँ तक आ गया अनुप्रास अलंकार आ गया बेटा, है ना। और फिर उत्प्रेक्षा, क्योंकि मानो संभावना प्रकट की जा रही है, उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जा रही है, तो क्या आ गया है बेटा, उत्प्रेक्षा अलंकार आ गया। मानवीकरण अलंकार हम आपको बता ही चुके हैं कि प्रकृति को क्या है, प्रकृति के क्रियाकलापों को मानव के कार्यों की तरह ही वर्णित किया गया है। और भाव साम्य क्या है बेटा, यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत ने भी चांदनी रात का वर्णन करते हुए लिखा है, शांत स्निग्ध ज्योत्सना, मतलब चांदनी उज्जवल है, मतलब प्रकाशमान है, अपलक है, एक बिना पल के झपकाए क्या है ना, मतलब स्थिर है, अनंत है, जिसके विस्तार का पता नहीं, और शांत है। इस भूतल पर ऐसी चांदनी फैली हुई है। तो ये आपका भाव साम हो गया। अब बेटा हम इनके दूसरे पद्यांश पर आते हैं, है ना। पहला पद्यांश आशा है आपको समझ में आ गया होगा। फिर यहाँ पर हम प्रसंग लेते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने पंचवटी की कुटिया की सुरक्षा करने वाले लक्ष्मण की कर्तव्य निष्ठा का मनमोहक, मन को आकर्षित करने वाला वर्णन किया है। संदर्भ वही होगा कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड के मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित खंड काव्य पंचवटी से ली गई हैं। प्रसंग ये हो गया। अब हम पद्यांश पढ़ रहे हैं। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, इसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक बना, जाग रहा यह कौन धनुधर जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमा युद्ध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। अब देखिए जब आप इसको पढ़ते हैं तो इसमें एक माधुर्य भी है, इसमें एक वीर रस, एक ओज भी है ना। तो रस आपको पहले ही हो गया, क्या है, इसको पढ़ने से मन में एक वीरता की भावना आती है। अब हम एक एक शब्द का, पंचवटी की, पंचवटी उनकी कुटिया का नाम है और उस स्थान का भी नाम था जहाँ श्री राम लक्ष्मण जी ने सीता जी के साथ अपना निवास स्थान बनाया था, जो गोदावरी नदी के निकट है। आज
कल महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है, वहाँ पर क्या है कुछ दिन भगवान राम ने निवास किया था माँ सीता और लक्ष्मण जी के साथ, तो इसीलिए उस स्थान को पंचवटी कहते हैं। और उसकी छाया में, उसके अंदर है ना, सुंदर सी एक पत्तों की कुटिया उन्होंने बनाई है। और इसके सम्मुख, सम्मुख मतलब सामने, स्वच्छ मतलब साफ सुथरी, शिला मतलब पत्थर पर, धीर मतलब धैर्यवान, वीर मतलब साहसी, निर्भीक जो भय से रहित हो, है ना, जाग रहा है, अभी जागृत है, धनुधर जो अपने हाथों में धनुष को धारण करता है ना, और लक्ष्मण जी ने अपने हाथों में धनुष को धारण कर रखा है। तो ऐसे धनुर्धारी लक्ष्मण जी क्या हैं, जग रहे हैं, वो शयन नहीं कर रहे हैं। और भुवन, भुवन मतलब संसार, जबकि इस समय रात्र में तो सारा संसार सोता है, लेकिन श्री लक्ष्मण जी जग रहे हैं। एक क्षण के लिए भी, एक निमेष के लिए भी उनकी पलकें जो हैं वो गिरती नहीं हैं। भोगी कुसुमायुध योगी सा, अब यहाँ पर बेटा क्या है, कुसुम मतलब पुष्प, आयुध मतलब अस्त्र, जिसका अस्त्र ही क्या है, पुष्प है। किसका अस्त्र पुष्प है? कामदेव का, जो सौंदर्य के देवता हैं। तो लक्ष्मण जी सुंदरता में कामदेव की शोभा को भी हरा रहे हैं। और क्या है, कामदेव भोग का देवता माना गया है, तो अपनी सुंदरता के कारण और राजवंश से संबंधित होने के कारण लक्ष्मण जो है वो लग रहे हैं भोगी, मतलब समृद्ध पुरुष लग रहे हैं। लेकिन इस समय उन्होंने योगियों सा, ऋषियों सा, एक तपस्वी जैसा जो है वो व्रत लिया है, तपस्वियों जैसा वो आचरण और व्यवहार कर रहे हैं। इसलिए कवि यहाँ कह रहा है कि पुष्प ही जिसका अस्त्र है ना, किसका अस्त्र है, कामदेव के समान सुंदर हैं लक्ष्मण जी, और वैसे ही वो ऐश्वर्यशाली भी लग रहे हैं, वैसे ही उनके अंग भी कोमल हैं। लेकिन इस समय उन्होंने तपस्वियों सा वेश बना रखा है, और तपस्वियों सा ही उनकी सारी जीवनचर्या तपस्वियों के ही समान है, उसी समान बना, मतलब दृष्टिगत मतलब दिखाई दे रहे हैं लक्ष्मण जी। तो अब हम इसका समग्र रूप में अर्थ बताते हैं बेटा कि पंचवटी की छाया में, 5 पेड़ों की छाया में जो है के नीचे एक सुंदर पत्तों की कुटिया बनी हुई है, जिसमें भगवान श्री राम माँ सीता के साथ निवास कर रहे हैं। और उस कुटिया के सामने, सम्मुख सामने एक साफ सुथरे पत्थर पर जो है धैर्यवान, साहसी और भय रहित लक्ष्मण जी जो हैं वो जगे हुए पहरा दे रहे हैं। उनके हाथ में धनुष बाण है, इसलिए उन्हें धनुधर कहा गया है। और उस समय रात भर वो जाग रहे हैं, जबकि पूरी रात्रि में सारा संसार सो रहा है। और वो सौंदर्य में जो है और कोमलता में और ऐश्वर्य में वो कामदेव के समान लग रहे हैं। लेकिन इस समय उन्होंने तपस्वियों का सा आचरण क्या है अपना धारण कर रखा है, और ऐसे वो दिखाई दे रहे हैं। अब काव्यगत सौंदर्य बेटा, भाषा वही शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, शैली भावनात्मक है बेटा, है ना, प्रबंध की है, क्योंकि ये खंड काव्य है तो ये प्रबंध काव्य है। गुण जो है प्रसाद है, आसानी से समझ में आ जाता है। रस शांत भी है और वीर भी है। शांत इसलिए है क्योंकि भगवान राम के जो छोटे अनुज लक्ष्मण जी हैं उन्होंने तपस्वियों का सा जीवन अपना लिया है, तो शांत है। और वो वीर है, इसलिए यहाँ पर वीर रस भी है। और वही ताटंक छंद बेटा, प्रत्येक चरण में 30 मात्रा आती है। अनुप्रास बेटा, अनुप्रास भुवन भर में, क्योंकि भा वर्ण की आवृत्ति 2 बार आई है, तो ये अनुप्रास अलंकार हो गया। और सा शब्द की इनकी तुलना किससे की गई है, कामदेव से की गई है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार किया। ये उपमा अलंकार है क्योंकि तुलना की गई है ना। और भाव साम्य, हमने आपको पंत जी की कविता में बताया था कि पंत जी का, सुमित्रा नंदन पंत का बचपन का नाम गोसाई दत्त था, लेकिन वो लक्ष्मण जी के विचारों से इतने अधिक प्रभावित थे कि उन्होंने अपना नाम, जब उनका स्कूल में प्रवेश हुआ तो सुमित्रा नंदन पंत रख लिया था। तो उन्होंने लक्ष्मण जी के ऊपर सुमित्रा नाम से एक कविता लिखी है, और उसमें उनकी विशेषताओं को बताया। धीर वीर अपने पर निर्भर, जो स्वावलंबी हैं, धैर्यवान हैं, साहसी हैं, झुका अहम, है ना, उन्होंने अपने अहम को, ईगो को झुका लिया है ना। उनके अंदर कोई घमंड नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने को भगवान श्री राम का सेवक मान लिया है। धनुष उन्होंने रख रखा है, धर धनु, सेवा शर, और सेवा, भगवान राम की सेवा करना ही उनके जीवन का लक्ष्य हो रहा है। और कब से, न जाने कब से पृथ्वी पर वो विचर रहे हैं, है ना, विचरण कर रहे हैं। और वो सच्चे भ्राता हैं और सच्चे साथी हैं भगवान राम का। ऐसे लक्ष्मण जी हैं
जो यहाँ पे विशेषताएं हैं लक्ष्मण जी की, उसी से संबंधित सारी विशेषताएं सुमित्रानंदन पंत ने अपनी सुमित्रा कविता में यहाँ पर प्रकट कर दी हैं और इनके माध्यम से आपको लक्ष्मण जी का चारित्रिक विशेषताएं और अधिक स्पष्ट हो गई होंगी। अब हम पुनः क्या है बेटा, तीसरे पद्यांश पर आते हैं और उस समय का इसमें वर्णन है जिस समय श्री राम और सीता जी पंचवटी की कुटिया में विश्राम कर रहे थे और बाहर जो है वो लक्ष्मण जी बैठे हुए थे। तो वो कैसे क्या सोच रहे हैं, वो कैसे दिख रहे हैं, उनका व्यक्तित्व क्या झलका रहा है, क्या उनके व्यक्तित्व से प्रतिबिंबित हो रहा है ना। कवि उन भावनाओं को यहाँ पर प्रकट कर रहा है। किस व्रत में, व्रत मतलब संकल्प में, व्रती है जो संकल्पी है, जो व्रत धारण करता है वो संकल्पी या व्रती कहलाता है और जिस व्रत को, जिस निश्चय को वो करता है वो व्रत कहलाता है ना। निद्रा का, उसने सोने का त्याग कर दिया है, सोना बिल्कुल छोड़ दिया है। कहते हैं 14 वर्ष तक श्री राम और माँ सीता की जब उन्होंने सेवा की है तो उन्होंने अपनी पलकें भी नहीं झपकाई थी। राजभोग के, जो राजभोग के योग्य है, जो राजकुमार है, राजकुमार की समृद्धि, ऐश्वर्य और संपन्नता जिसके पीछे पीछे भागती है और उसके व्यक्तित्व को देख करके भी यही लग रहा है कि उसे राजमहल में रहना चाहिए, लेकिन उसके बाद विपिन में, जंगल में वो आज बैठा हुआ है वैराग्य लेकर के। उसने अपनी इंद्रियों पर संयम कर लिया है, राज महल के सारे सुखों का परित्याग कर दिया है, उसको छोड़ दिया है। इस और राज महल के, राज ऐश्वर्य के सारे भोगों को छोड़ देना ही क्या कहलाता है, वैराग्य कहलाता है। त्याग, सेवा, संयम ही का ही दूसरा नाम वैराग्य है। बना हुआ है प्रहरी, प्रहरी मतलब रक्षक है वो, जिसका, किसका, जिसका वो रक्षक बना हुआ है। उस कुटीर में, उस कुटिया में कौन सा ऐसा धन है, कौन सा ऐसा बहुमूल्य रत्न है जिसकी रक्षा में यह जो संकल्पी जो हैं, जो वीर हैं श्री लक्ष्मण जी, वो लगे हुए हैं और जिसकी रक्षा में, रत मतलब लगा हुआ है, तन मतलब शरीर, मन मतलब हृदय और पूरा जीवन ही इन्होंने भगवान श्री राम के चरणों के लिए अर्पित कर दिया। दिन रात उनकी सेवा करते हैं। तो कवि यही प्रश्न पूछ रहा है कि इस कुटिया के अंदर कौन है, कौन सी ऐसी बहुमूल्य वस्तु है, रत्न है कि जिसकी रक्षा के लिए श्री लक्ष्मण जी जो ने एक दृढ़ निश्चय कर लिया है और दृढ़ निश्चयी की तरह उन्होंने अपनी निद्रा को, अपने सोने को बिल्कुल छोड़ दिया है और राज ऐश्वर्य को, राज सुख को त्याग करके वो जंगल में त्याग, सेवा और संयम का व्रत लेकर के बैठे हुए हैं और रक्षक बन गए हैं। उस कुटिया में रहने वाले अमूल्य धन की रक्षा करने वाले, रक्षा के लिए वो रक्षक बन गए हैं और उसके लिए उन्होंने अपना तन, मन और जीवन पूर्णतया समर्पित कर दिया, अर्पित कर दिया। उनका अपना कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है वो भगवान श्री राम के लिए है और माँ सीता के लिए है, जो उस कुटिया के अंदर बहुमूल्य रत्न के रूप में विराजित है। अब काव्यगत सौंदर्य बेटा, शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली शैली वही भावनात्मक और प्रबंध है, गुण प्रसाद आसानी से समझ में आ जाता है, रस शांत है क्योंकि त्याग और वैराग्य की बात की गई है, ताटंक छत्र 30 मात्राओं वाला, हर में आपको 30-30 मात्रा मिलेंगी। और अलंकार क्या है बेटा, व्रती वीर में वा शब्द की आवृत्ति होने से ये क्या है बेटा, अनुप्रास अलंकार है। और भाव साम्य, फिर लक्ष्मण जी की जो विशेषता है वो पुनः सुमित्रानंदन पंत के शब्दों में, उनकी कविता में, मुक्त हृदय, विनम्र, अति निर्भय, है ना। मुक्त हृदय, उनका हृदय बहुत विशाल है, सबके लिए खुला है, विनीत हैं, वो विनम्र हैं और अत्यधिक साहसी हैं। जन्म जन्म का हो ज्यों परिचय, जैसे जन्म जन्मांतर से हम सब उनके गुणों से परिचित हैं, जन्म जन्मांतर से उन्होंने इन गुणों को अपने अंतर्गत धारण कर रखा है। आशा है बच्चों ये सब आपको समझ में आ गया होगा। इसके माध्यम से हम शिक्षा व संदेश भी आपको दे देते हैं कि भारतीय संस्कृति की महत्ता, गौरवमयी विशेषताएं, वैष्णव भावना से परिपोषित राष्ट्रीय नैतिक चेतना, क्योंकि जिसको अपने देश से प्यार होगा वही अपनी देश की प्रकृति से प्यार करेगा, जो देश की प्रकृति से प्यार करेगा वो देश के संस्कारों से भी प्यार करेगा। तो वही संस्कार जो है वो बेटा, भाई भाई में प्रेम, परिवार का आदर्श, परिवार एक रहे, तो इन सब आदर्शों को लेकर के और सत्य और अहिंसा को, नारी का विशेष महत्व और सम्मान दिया गया है यहाँ पर, है ना।
भगवान राम के साथ साथ उनकी पत्नी माँ सीता को के प्रति भी आदर और श्रद्धा कवि ने प्रकट की है। क्या है? सच्चा जहाँ है अनुराग, जहाँ सच्चा अनुराग प्रेम होता है वहाँ बस त्याग ही त्याग होता है। दूसरों के लिए सब कुछ, जिससे हम प्रेम करते हैं उसको हम सब कुछ अपना देने के लिए तैयार हो जाते हैं। और वही लक्ष्मण जी का भगवान श्री राम से प्रेम है, अद्भुत प्रेम है, विलक्षण प्रेम है, अलौकिक प्रेम है, दिव्य प्रेम है ना। तो वही प्रेम जो है उनके प्रति है, इसीलिए उनके मन में उनके प्रति त्याग और सेवा की भावना आ जाती है। इसका अभ्यास प्रश्न बेटा मैथिली शरण गुप्त का आप जीवन परिचय लिख लीजिएगा। आशा है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।